एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। साथियों, वैसे तो 498A के जुरिस्डिक्शन के मामले को लेकर के डिफरेंट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के भी अलग अलग जजमेंट आए हुए हैं। कभी किसी जजमेंट में कहा गया है कि यह एक कंटिन्यूअस ऑफेंस है और महिला यानी पत्नी ससुराल छोड़ने के बाद अपने मायके से भी इस केस को कर सकती है। लेकिन कई जजमेंट्स ऐसे हैं कि जहां पर वो रहती है यानी ससुराल में, जहां उसके साथ डाउरी की डिमांड को लेकर के क्रूरता की गई है, क्रूरलिटी की गई है, वहीं पर इस केस यानी 498A के केस को दर्ज कराने का क्षेत्राधिकार बनता है। अभी हाल ही में ऑनरेबल उड़ीसा हाईकोर्ट ने इसी जुरिस्डिक्शन के पॉइंट पे 498A के क्षेत्राधिकार के पॉइंट पे एक फिर से महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। आज के इस एपिसोड में उसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपकी पत्नी से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है और कोर्ट में केस चल रहा है 498A वगैरह का, तो ये जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। अगर आप एडवोकेट हैं और आपने प्रैक्टिस शुरू की है, अभी प्रैक्टिस शुरू की है, तो भी ये जानकारी आपको जाननी चाहिए। साथियों, जुड़े रहे आखिर तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और उड़ीसा हाईकोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। साथियों, उड़ीसा हाईकोर्ट के जजमेंट को देखें उससे पहले यह देख लेते हैं कि पूरा मामला क्या था और केस के फैक्ट क्या थे। इस मामले में भी ठीक उसी तरीके से आरोप लगाकर एक FIR दर्ज कराई जाती है जैसे नॉर्मल 498A के केसेस में होता है कि उसके पति और ससुराल के अन्य लोगों के द्वारा उसके साथ डाउरी की डिमांड को लेकर के क्रूरता की जाती है, मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है। ठीक इसी तरीके से आरोप लगाते हुए एक महिला के द्वारा ससुराल छोड़कर मायके जाकर के मायके में ये FIR रजिस्टर्ड कराई जाती है। FIR रजिस्टर्ड होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद मामले में आरोप पत्र यानी चार्जशीट कोर्ट में फाइल की जाती है। कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के बाद जो पति और उसके माता पिता यानी सास ससुर और परिवार के और लोग थे, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट का रुख करते हैं और ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट में 482 के तहत 482 में एक क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन फाइल करते हैं और क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन फाइल करके चार्जशीट में जो कॉग्निजेंस लिया था मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने, उस कॉग्निजेंस को चैलेंज करते हैं। तो देख लेते हैं साथियों कि 482 का नंबर क्या था और फाइनली 482 में हाई कोर्ट के समक्ष किस तरीके की बहस की गई और उसके उपरांत हाई कोर्ट ने अंत में क्या आदेश दिया। दोस्तों, ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट में जो 482 में जो पिटीशन दाखिल की जाती है उसका नंबर है 2596/2015 और अभी 16 जनवरी 2023 को उड़ीसा हाई कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया। यह केस था श्रीमती गीता तिवारी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स के एडवोकेट के द्वारा मुख्य रूप से जो आर्गुमेंट किया जाता है वो जुरिस्डिक्शन के पॉइंट पर ही किया जाता है। आर्गुमेंट करते हुए कहा जाता है कि इसके साथ यानी महिला के साथ जो भी टॉर्चर करने की इंसिडेंट ये बता रही है FIR में, वह ससुराल में बता रही है जो बिहार का धनबाद जिला है और FIR ये दर्ज कराती है संभलपुर में जाके। लिहाजा जुरिस्डिक्शन संभलपुर का तो है ही नहीं। संबलपुर में कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिससे ये कहा जाए कि उसके साथ जो फिजिकल और मेंटल टॉर्चर करने की, डाउरी की डिमांड करने की जो घटना हुई वो संबलपुर में हुई। ऐसा कोई भी फैक्ट FIR में नहीं है। लिहाजा कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने का पावर चार्जशीट पर नहीं था। और दो केस ला का जिक्र किया जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। एक केस था मनीष रतन एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये 2007 का मामला है, पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। दूसरा केस था मनोज कुमार शर्मा एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ये 2016 का मामला था। और इन दोनों केसों की डिटेल देते हुए ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष आर्गुमेंट के दौरान यह कहा जाता है कि चूंकि मजिस्ट्रेट को जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार नहीं था चार्जशीट पे संज्ञान लेने के लिए, इसलिए मजिस्ट्रेट के संज्ञान ऑर्डर को कैंसिल किया जाए। अब देखते हैं कि जो एडवोकेट, गवर्नमेंट एडवोकेट थे, उनकी ओर से क्या आर्गुमेंट किया जाता है। साथियों, जो उड़ीसा गवर्नमेंट के एडवोकेट थे
उनकी ओर से भी सुप्रीम कोर्ट के एक केस का जिक्र किया जाता है। लेटेस्ट केस है 2019 का, रूपाली वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पे है। और यह कहा जाता है कि इस केस में कहा गया था कि 498A एक कंटिन्यूअस ऑफेंस है और अगर उसके साथ हुई घटना का परिणाम उसके मायके तक होता है तो वहां पर भी जुरिडिक्शन है, वहां पर भी 498A के तहत FIR दर्ज करा सकती है। और यह भी कहा जाता है कि FIR का जो अंतिम भाग है उसमें यह कहा गया है कि उसके साथ कुछ घटनाएं मायके में भी की गई। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा जाता है कि इस मामले में पति और उसके नातेदारों के द्वारा ससुराल में जो क्रूरता की गई, जो फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया गया, उसके कारण मायके में जाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और उसका असर उसको काफ़ी दिनों तक उसको मायके में फेस करना पड़ा। इवन कि जब वो मायके में रह रही थी वहाँ पर भी उसके हस्बैंड के द्वारा लगातार कुछ ऐसे मैसेजेस किए गए कि वो कंटिन्यूअस मेंटली टॉर्चर होती रही। तो उसके माता पिता के घर में जो मेंटल टॉर्चर हो रही थी उसके ससुराल में किए गए टॉर्चर के कारण तो यह माना जाएगा कि उसके साथ ठीक उसी तरीके से अपराध मायके में भी किया जा रहा है जिस तरीके से ससुराल में किया गया। और महत्वपूर्ण फैसला देते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि 498A में अगर वैवाहिक विवाद के कारण, टॉर्चर करने के कारण पत्नी घर छोड़ करके जहां पर रहती है उस जगह से भी वो 498A का केस कर सकती है। हाँ दोस्तों, यानी कि ससुराल छोड़ने के बाद अगर महिला मायके में रहती है या किसी तीसरी जगह पर रहती है तो वहाँ पे भी 498A की FIR दर्ज करा सकती है। तो जुरिस्डिक्शन के पॉइंट पे ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट का एक ये बहुत ही लेटेस्ट और एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया है। अक्सर महिलाओं को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जुरिस्डिक्शन के सवाल पे। अगर ससुराल उसकी बहुत दूर है मायके से और वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है तो वो मायके में FIR नहीं करा पाती थी, ससुराल में ही FIR करानी पड़ती थी और वहाँ पर अच्छे से वो पैरवी नहीं कर पाती थी, काफ़ी दूर उनको केस लड़ने जाना पड़ता था। तो मैं समझता हूं कि इस जजमेंट से उन तमाम पीड़ित महिलाओं को बहुत फ़ायदा मिलेगा जिनकी ससुराल और मायके के बीच एक अच्छा खासा गैप है, काफ़ी दूरी है। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। और अगर आप चैनल में नए हों, वीडियो को पहली बार देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दें। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल।